अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर आमिर रफ़ीक हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। दोस्तों, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस कुछ लेक्चर्स जो थे मेरे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसकी रिपोर्ट थी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो 2021 अप्रैल के अंदर लॉन्च की गई थी। उसके पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन कर रहे हैं एंड हमने ये डिस्कस किया था कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी को, पाकिस्तान के सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के हवाले से एक इंतहाई अहम रिपोर्ट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए। आज हम ये जो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 है इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 इज़ अबाउट पावर। तो और इसके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। आज हम जिस चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे बट आई थिंक के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये चैप्टर नंबर 5 है इस रिपोर्ट का। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसका टाइटल है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इनइक्वालिटी। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर यही चैप्टर आप पढ़ लें तो वो इनफ होगा कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो पार्ट 2 है इज़ अबाउट पावर और पावर इज़ वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ इनइक्वालिटी। और इस रिपोर्ट के अंदर नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2020 इसके अंदर इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किए हैं 3 P's ऑफ इनइक्वालिटी। These 3 P's are basically the 3 drivers of inequality। पाकिस्तान के अंदर जो 2 पाकिस्तान हमें नज़र आते हैं, एक हैव्स का पाकिस्तान है और एक हैव नॉट्स का पाकिस्तान है। इसके अंदर इसके मेन ड्राइवर्स जो हैं एज़ पर दिस रिपोर्ट वो 3 हैं, एक है पीपल, एक है पावर और एक है पॉलिसी। जो सबसे पहला हम ड्राइवर डिस्कस करना जा रहे हैं वो है पावर और ये पार्ट 2 इज़ अबाउट पावर, ठीक है। और पावर, पीपल एंड पॉलिसी, ये 3 चीज़ें मिल के पाकिस्तान के अंदर इनइक्वालिटी को इसने परसिस्ट भी किया हुआ है और इनइक्वालिटी जो ग्रो हो रही है ड्यू टू दीज फैक्टर्स जो है वो ग्रो हो रही है। एंड पावर की जो डेफिनेशन है एज़ पर दिस रिपोर्ट, वो डेफिनेशन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ और कुछ मैंने नोट्स भी बनाए हैं क्योंकि इसके अंदर जो फिगर्स हैं वो आपसे डिस्कस करने वाली हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। तो उनको याद रखना पॉसिबल नहीं होता तो मैंने उसको एक नोट्स बना दिए हैं उसके लिए। अच्छा, पावर की डेफिनेशन एज़ पर दिस रिपोर्ट इज़ कि पावर रेफर्स टू द ग्रुप्स हु एक्सप्लॉइट लूप होल्स, नेटवर्क्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देयर ओन बेनिफिट। यानी कि पावर ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट करती है लूप होल्स को आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, आपकी पॉलिसीज़ के अंदर, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर जो लूप होल्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। नेटवर्क्स जो हैं, कनेक्शंस जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और पॉलिसीज़ जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो जो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम ये समझते हैं कि उनके पास पावर एग्जिस्ट कर रही है एंड पावर इज़ वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। The structural inequality in Pakistan is basically reinforced by these groups कि जिनके पास पावर एग्जिस्ट कर रही होती है। और पावर भी यहाँ पे ऐसी है कि जिसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं बेमुहारी पावर, लाइक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जिस पावर के ऊपर। बिकॉज पॉलिसी मेकिंग के अंदर ही जिन्होंने चेक्स बनाने हैं बेसिकली वही लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पावर हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो अपने लिए वो चेक्स बनाएंगे, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट आर एबल टू, दे हैव द वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर बेसिकली
ये उनको फैसिलिटेट कर रहा है, वो जो पावरफुल ग्रुप है, कि वो अपनी हेजेमनी जो है, अपनी पावर को मज़ीद स्ट्रेंथन करें और अपनी हेजेमनी इस पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर वो बरकरार रखें। तो हमें अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर जो हेजेमनी है एक ख़ास सेगमेंट की नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं एलीट कैप्चर, हमें नज़र आता है। एंड दिस इज़ बेसिकली द स्टेट कैप्चर ऑफ एलीट। तो पूरी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट की पॉलिसीज़ को, स्टेट के रूल्स रेगुलेशंस को, स्टेट के जो पूरा सिस्टम है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसको जो कंट्रोल किया हुआ है एक जो माइनॉरिटी है एलीट, उसने इसको कैप्चर किया हुआ है। एंड दे हैव प्रिविलेज। तो उनकी प्रिविलेजेस क्या हैं लॉज के अंदर, रूल्स रेगुलेशंस के अंदर? दे हैव द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स बाय द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, वो हम देखते हैं, कोई लीड कैप्चर के लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, और कुछ कोटेशंस जो इस रिपोर्ट से मैंने ली हैं वो आपके साथ कोट एंड कोट करके मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या रिपोर्टिंग की। देन वी हैव आवर आर्गूमेंट्स, जो उसके ऊपर हमारे क्या आर्गूमेंट बनते हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। Okay, the quote is to explain the large gap between the income and wealth of the elite versus the majority of the population. It is essential to understand the political economy of inequality. So the political economy of inequality is की understanding जो है that is much important, कि इससे हम like we can identify कि जो huge gap है, एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर जो है उसका, और एक माइनॉरिटी जो एलीट माइनॉरिटी है उसका वो कैसे इनइक्वालिटी जो है वो परसिस्ट भी करती है, वो ग्रो भी हो रही है, और ये ह्यूज गैप किस तरह हमें नज़र आता है। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इनइक्वालिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके लिए ये चैप्टर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, वन मोर थिंग कि हम किस तरह इस स्ट्रक्चरल इशू को डिस्कस, इसको आइडेंटिफाई करके और इसको किस तरह हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू। इसके लिए द स्टेटमेंट इज़, ये स्टेटमेंट रिपोर्ट की अपनी स्टेटमेंट है, उसको हम कोट करके बता रहे हैं। इनइक्वालिटी टेंड्स टू परसिस्ट एंड इवन ग्रो unless fundamental changes are made in the power structure, and a radical transformation is affected in the country's political ideology in order to move towards a more egalitarian system, frequently through a broad-based people's movement. इसमें दो तीन चीज़ें इन्होंने इस इनइक्वालिटी को, या दो पाकिस्तान के जो दो डिफरेंट जो फेसेट्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक हैव्स के लिए और एक हैव नॉट्स के लिए, इसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए एज़ पर द रिकमेंडेशन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द की रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट, कि किस तरह हम इनइक्वालिटी के इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को जो है इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये परसिस्ट करेगी और इवन ग्रो करेगी अनलेस फंडामेंटल चेंजेस हमें चाहिए। पावर स्ट्रक्चर के अंदर फंडामेंटल चेंजेस चाहिए, लाइक पॉलिटिकल इकोनॉमी जिस लीड कैप्चर के पास है उसके अंदर हमें चाहिए कि उस लीड कैप्चर के पास नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी का जो सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी की से होना चाहिए पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। अदरवाइज़ मेजॉरिटी की से इतनी होती है कि 5 साल के बाद जाके वो धक्के खाते हुए सिर्फ वोट डाल सकें, इसके अलावा उनका कोई से हमें नज़र नहीं आता। तो पावर स्ट्रक्चर के अंदर, पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर उनकी कोई से हमें नज़र नहीं आती मेजॉरिटी की। तो होना चाहिए, फंडामेंटल चेंजेस आर रिक्वायर्ड, बट अगेन फंडामेंटल चेंजेस कौन करेगा? पार्लियामेंट के अंदर वही इलेक्टेबल्स, वही लीड कैप्चर हमें नज़र आते हैं। ठीक है, सो दिस अ बिग क्वेश्चन मार्क, हु इज़ गोइंग टू डू दिस। फिर आगे इसको उन्होंने बताया भी। ओके, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो आपका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो सिर्फ ख़ास सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है उसको फेवर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, तो इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर भी वी नीड रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक वो सिर्फ
एक माइनॉरिटी के बेनिफिट के लिए आपका सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि मेजॉरिटी के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। ये चीज़ें करके देन वी कैन गो फॉर द इक्वालिटेरियन सिस्टम, कि जहाँ पे हमें इनइक्वालिटी जो है वो कम नज़र आए, और जो हैव्स और हैव नॉट्स के दो पाकिस्तान नज़र आते हैं वो एक पाकिस्तान हो कि जिसके अंदर इनइक्वालिटी ना हो। और इसके लिए हु इज़ गोइंग टू डू दिस वाज द क्वेश्चन, बिकॉज वो तो लोग नहीं करेंगे कि जो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, दे वांट के स्टेटस को हो, रेडिकल चेंजेस नहीं आए, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो, पॉलिटिकल इकॉनमी उन्हीं सरमाएदाराना असूलों के ऊपर ही काम करती रहे कि जो सिर्फ सरमाएदार को या जागीरदार को इलेक्टेबल्स के टाइटल से पार्लियामेंट तक पहुंचा देता है। सो ब्रॉड बेस्ड पीपल्स मूवमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि ये सिस्टम क्या हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उनको खुद सोचना पड़ेगा और ख़ुद से कुछ एफ़र्ट करेंगे तो उनकी बेहतरी होगी। अदरवाइज़ जिस तरह वो सफ़र कर रहे हैं मज़ीद सफ़र करेंगे, इनइक्वालिटी जो है मज़ीद बढ़ेगी पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर। दे डू नॉट हैव एनी से और विल नॉट हैव एनी से इन फ्यूचर एज़ वेल। तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए उनको एक ख़ुद से अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करना और राइट्स के लिए एक मूवमेंट जो है उसको चलाना वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, inequality as per the report, inequality in societies like Pakistan are a result of the imbalance of the distribution of economic and political power. जो economic and political power है उसकी distribution जो है that is highly unequal, और सिर्फ एक segment जो है इसके political economy के benefits को ले रहे हैं। एंड इसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट बनाया गया कि ये किस तरह ये निज़ाम चल रहा है। एज यू नो कि ब्रिटिश एम्पायर जो है हमारे ऊपर 200 साल आलमोस्ट लाइक 1757 से लेके 1947 तक आलमोस्ट 190 ईयर्स जो बन रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने हमें हाईली एक्सप्लॉइट किया, हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको लूटा। जो एक हाईली प्रोटो इंडस्ट्रियल जो कंट्री था, जो जीडीपी के अंदर वर्ल्ड लीडिंग था, जो एक्सपोर्ट्स के अंदर वर्ल्ड लीडिंग था, जो इंटर रिलीजन हार्मनी और एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर था हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी का, उसको ख़त्म करके जब ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे हेजेमनी कायम की तो हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया, जो तमाम हमारे रिसोर्सेज हैं उनको लूट के ले गए। सो द टर्म लूट जो आपकी डिक्शनरी के अंदर हमें नज़र आती है वो ये हमारा जो उर्दू टर्म है लूट, इससे ही वो निकला है। तो इतना लूटा उन्होंने हमें कि आज तक हम उसका जो है उस गुलामी के असरात जो हैं हमें कॉलोनियल जो हमारे पास जो परसिस्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमारे पास कायम हैं, और हमें इतना लूटा कि वो हमारे ऊपर अभी भी एक असर रखता है। आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 74 years, so still we have the effects of that colonial era. So ब्रिटिश एम्पायर जो हैं उसने प्रमोट किया द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को एंड अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन लॉज। सो जो लैंडेड क्लास हमें नज़र आती है, द सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जो हमें नज़र आते हैं, ये बेसिकली अंग्रेज़ों के नवाजे हुए थे। आप पार्लियामेंट में देख लें और 74 years से वही लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी करते नज़र आ रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों के साथ बड़ा अच्छे ताल्लुकात रखते थे, जिन्हें जागीर नवाजी की। मेक इट क्लियर कि पाकिस्तान या इस खिते के अंदर कि जिसके अंदर पाकिस्तान है, पूरा हिंदुस्तान, इसके अंदर जागीरदारी सिस्टम उस तरह का नहीं था कि जो फ्यूडल सिस्टम यूरोप के अंदर था। लेकिन यहाँ पे जागीरदारी को बाकायदा इन्फोर्स किया गया बाय द ब्रिटिशर्स एंड मेक इट क्लियर कि उस ज़माने के अंदर कि जब वहाँ पे जागीरदारी ख़त्म हो रही थी कि ओल्ड सिस्टम है उसके अंदर ग्रोथ नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस करवाया। बड़ी बड़ी जागीरें उन लोगों को दी गई कि जिन्होंने ब्रिटिशर का साथ दिया। ठीक है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट के जिनके पास जागीरें हैं तो उनकी हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। एंड लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वो जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये बेसिकली वही लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है कि जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने बड़ी बड़ी जागीरों से नवाजा था। एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर आपका इंडियन सिविल सर्विस था, वही ब्यूरोक्रेसी सिविल ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर है।
ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, वही मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर हमारे ऊपर है, वही लॉज जो हैं लाइक पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का, यार छोड़ दो अब तो वो लॉज जो हैं जो उनको तो ख़त्म होना चाहिए ना, उसी के अंदर चेंजेस करी जा रहे हैं। लाइक 1898 के अंदर हमारे पास फिर 1908 के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं, वो सब अंग्रेज़ों के दौर के आपने अभी भी संभाल के रखे हुए हैं एंड उसी के अंदर आप चेंजेस भी कर रहे हैं। तो अब छोड़ दें आप गुलामी से कि सारे बाक़ियात जो हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। तो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाइक जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, पुलिस के अंदर वी नीड रिफॉर्म्स के इंस्टीट्यूशंस उस दौर के अंदर थे कि जब यहाँ पे गुलामी मुसल्लत करनी थी। अब आप आज़ाद हो चुके हैं तो आज़ाद तरीके से इसको सोचना भी चाहिए और ऐसे इंस्टीट्यूशन को एक आज़ाद कौम के लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी होना चाहिए और लॉज जो है एक आज़ाद कौम के पर्सपेक्टिव में बनाने चाहिए कि जो फैसिलिटेट करें, लाइक उनको सप्रेस नहीं करें। उन्होंने तो सप्रेस करने के लिए रखे थे। पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए बनाया था कि कोई लोग बगावत नहीं करें, आर्मी को इसलिए बनाया था कि वो अपनी ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करें, आपकी सिविल सर्विस को इसलिए बनाया था कि जी ये रंग व नस्ल के हवाले से तो ब्राउन ही हों, हिंदुस्तानी लुक के हों, लेकिन मेंटल जो इनकी जो सोच है वो वैसी ही होना चाहिए कि जो अंग्रेज़ चाह रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये आप ब्रिज का किरदार अदा करें। तो अब छोड़ दें अब उन चीज़ों, अब वो चले गए, लेकिन वो सोच जो है द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड सेट डेट इज़ रिक्वायर्ड अगेन। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वो डीकोलोनाइजेशन अभी भी हमारे ऊपर जो गुलामी के असरात हैं हमारे जहनों के अंदर, वो मरूबियत है, उसको ख़त्म करके एक नया बिगनिंग करना चाहिए। और ये जो स्ट्रक्चर है we failed to demolish these structures and laws, and this is a big failure कि we are not able to build the institutions based on the independent जो हमारा जो thoughts हैं उसके ऊपर जो एक आज़ाद कौम है उसके पर्सपेक्टिव में we are not able to build the institution and laws so which is required. So that is the case. तो इसको हमें एड्रेस होना चाहिए। So unequal access to power, wealth and resources are there. कुछ एक तबका है, सारी पावर, वेल्थ एंड रिसोर्सेज उसकी तरफ है, मेजॉरिटी बिल्कुल पिसी जा रही है। और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ये शो कर रहे हैं कि जो पिसे हुए तबकात हैं, लाइक द सोशल लैडर के अंदर, दोज वर एट द एंड ऑफ द सोशल लैडर, उनकी सोशल मोबिलिटी इज़ वेरी लो इन पाकिस्तान। सो इनइक्वालिटी जो है वो परसिस्ट भी कर रही है, वो ग्रो भी कर रही है। तो पुअर सेगमेंट के जो लोग हैं उनकी सोशल मोबिलिटी इज़ नॉट देयर। सो विदाउट सोशल मोबिलिटी बड़े बड़े आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर भी आ जाएं, आपको थोड़ा सा एक इंजेक्शन लगाएंगे फॉर द टाइम बिंग, बट अगेन अगर मेरी सोशल मोबिलिटी नहीं है, मेरा मोटिवेशन लेवल तो वैसे ही ज़ीरो होगा। तो इन अ सोसाइटी विच इज़ हाईली अनईक्वल, और इसके अंदर अनईक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अनईक्वल रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर सोशल मोबिलिटी इज़ अ वेरी बिग इशू कि जो लोअर सेगमेंट है वो मूव ही नहीं कर पा रहे, एक मेजॉरिटी है वो मूव ही नहीं कर पा रही टूवर्ड्स द अपर सोशल लाइडर। तो उनके लिए मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं रहती। तो यहाँ पे फिर वो जो हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका बड़ा अच्छा चांदी होती, ठीक है, वो बड़े मशहूर भी आपको नज़र आते हैं। तो जैसे ही देश के सोशल मोबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड, मुझे जो प्रोग्रेस नहीं देंगे तो मेरा मोटिवेशन इज़ ज़ीरो, चाहे आप मुझे लाख भी मोटिवेशनल लेक्चर देते रहें। सो इस पर्सपेक्टिव में हमें चीज़ों को लाजमी देखना भी चाहिए। ओके, वी हैव इनहेरिटेड वेल्थ, मनी एंड कनेक्शन। जो है एक इनहेरिटेंस के अंदर उनको मिलते हैं कि जो ऑलरेडी प्रिविलेज क्लास है, उनके पास वेल्थ भी है, दे हैव द कनेक्शन, दे हैव द मनी, तो उसको यूटिलाइज़ करके वो मज़ीद जो है वो ग्रो करते नज़र आते हैं, जबकि मेजॉरिटी हमें नज़र नहीं आती कैसा वो करें। एंड द फील के सिस्टमेटिकली जो है डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर, एग्जिस्टिंग पावर अप्रोच कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ये भी एक बड़ा इशू है कि कौन हु इज़ गोइंग टू चैलेंज दिस स्ट्रक्चर, ये रेडिकल चेंजेस कौन लेके आए, ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन लेके आए। तो उसका पहले उन्होंने बता दिया कि लोग खुद ही लाएंगे, आखिर तो तंग पड़ ही जाएंगे ना कि ये बहुत हो गया, अब 74 ईयर्स से अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अपना निज़ाम भी छोड़ गए और अपने लोग भी छोड़ गए,
जो उनके नवाजे हुए थे, तो उनसे कभी ना कभी जान तो छुड़ाएंगे किसी भी तरीके से। सो अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर है, बट अगेन पीपल के अंदर दे हैव द पावर। अगर वो सोच लें, वो अगर अपने राइट्स को पहचान लें, तो दे शुड डू समथिंग फॉर दिस particular political economy, कि we should change this system for the betterment of our future generations. अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह they are suffering, their coming generations will suffer the same way. So economic elites use wealth, power, influence, policies, political decisions for greater concentration of wealth. Like पार्लियामेंट के अंदर जो बेनिफिट होता है वो खुद ले जाते हैं, पॉलिसीज़ खुद बनानी है, लॉज खुद बनाने हैं, तो जिसने बनाने हैं वही तो प्रिविलेज क्लास है। तो जब वहाँ पे वो बैठे होंगे तो वो सिर्फ अपने लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। वेयर इज़ द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द पुअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी? सो दे डोंट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तो कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं हमें नज़र आती पार्लियामेंट के अंदर। सो जस्ट सी द इलेक्टेबल्स, द सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स, कि पहले जिनके पास सरमाया है, जिनके पास जागीर है, जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, दे हैव द नेटवर्क्स, दे हैव द रिसोर्सेज। सो वही जो है अपनी सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, अगेन अपनी पावर को यूटिलाइज़ करके पॉलिसीज़ ऐसी बनाते हैं कि वो जस्ट उनको फ़ायदा हो। अगेन कोट, to create a just and equal society, it is essential to break the cycle of power and privilege linked to the concentration of wealth. So equal society बनाने के लिए, just society बनाने के लिए, what is required is to break the cycle of power and privilege. और ये लिंक करती है with the concentration of wealth. So until unless we are successful in breaking this particular power and privilege thing, it is very much difficult to build a just and equal society where we may have one Pakistan instead of two Pakistans. So this is the case. Then again, quote from the report, the feudal elite have disproportionate access to political representations in national and provincial assemblies and enjoy a minimal tax burden. So the tax, जो हमारा tax structure है, that is regressive in nature, जो पुअर सेगमेंट को ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड जो लीड क्लास है उसको कम अफेक्ट करता है। सो वही असम्बलीज़ में जाके, वही पार्ट हैं आपकी असम्बलीज़ का, नेशनल असम्बली हो जाए या प्रोविंशियल असम्बलीज़ हो जाए, वही लीड क्लास हमें नज़र आ रही है। सो इफ़ दे आर पार्ट ऑफ द असम्बलीज, सो तो कैसे वो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे अगेंस्ट अपने अगेंस्ट, वो कैसे बना सकते हैं? ठीक है। एंड ओनली 2,919 पीपल आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्यूडल एलीट। दीज आर जस्ट 1.1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर। सो 1.1% ऑफ जो आपके पास ये एलीट हैं, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी कहें या लैंडेड एलीट कहें, आपके पास दे ओन ऑलमोस्ट 22% ऑफ द नेशंस फार्म लैंड। सो विच शोज़ कि सारी रिसोर्सेज कहाँ पे कंसनट्रेटेड है। मेक इट क्लियर कि ये कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है डैट इज़ हाईली कंडेमनेबल और इन द आइज़ ऑफ इस्लाम। सो इस्लाम के नाम पे मुल्क हमने कायम तो कर लिया, लेकिन जो कुरान का असूल है कि ला यकून दौलतन बैनल अगनियाए मिनकुम, कि दौलत सिर्फ अगनिया के दरमियान ही गर्दिश नहीं करती रहे। तो ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल इकॉनमी ऐसे नहीं बनाना कि जिसके अंदर दौलत सिर्फ एक ख़ास सेगमेंट तक महदूद रहे, बल्कि दौलत को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए टू द होल सोसाइटी, टू कि हमें पता चले कि जस्ट और इक्वल सोसाइटी है। सो वी हैव एक्सट्रीमली लो टैक्स रेट ऑन एग्रीकल्चर इनकम। टोटल आपका जो एग्रीकल्चर टैक्स जो है, बिकॉज लैंडेड एलीट पार्लियामेंट के पार्ट हैं, सो द टोटल जो एग्रीकल्चर टैक्स है एज़ पर दिस रिपोर्ट दैट इज़ 3 बिलियन रुपीज़।
एंड प्रिविलेज जो ग्रांटेड टू द फ्यूडल क्लास हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट 370 बिलियन रुपीज़ इन शेप ऑफ फेवरेबल प्राइसेस, लोअर टैक्सेशन एंड द प्रेफरेंशियल एक्सेस। सो 3 चीज़ों के ज़रिए ऑलमोस्ट हम 370 बिलियन रुपीज़ जो है उनको बेनिफिट दे रहे हैं। बट एज़ फार एज द एग्रीकल्चर टैक्स इज़ कंसर्न दैट इज़ जस्ट 3 बिलियन रुपीज़। अच्छा, देन हम बाकी चीज़ों के अंदर क्या सब्सिडीज़ या बाकी सेगमेंट्स को, जो हमारे टॉप के सेगमेंट्स हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं। द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको ऑलमोस्ट 724 बिलियन रुपीज़ का बेनिफिट हम दे रहे हैं। एक्सपोर्टर्स को 248 बिलियंस का बेनिफिट है। द लार्ज स्केल ट्रेडर्स, उनका 348 बिलियन का है। सब्सिडीज़ की शेप के अंदर, प्रेफरेंशियल एक्सेस की शेप के अंदर, फेवरेबल प्राइसेस की शेप के अंदर, लोअर टैक्सेशन की शेप के अंदर, किसी न किसी शेप के अंदर हम उनको ऑलमोस्ट इतना बेनिफिट दे रहे हैं। रिचेस्ट जो हमारे 1% हैं, इसके नतीजे के अंदर के सारा बेनिफिट भी वही ले जाते हैं। दे ओन 9% ऑफ द नेशनल इनकम। हमने पहले देखा था जो 20% जो टॉप आपके क्विंटाइल्स हैं, टॉप जो 20% लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% जो नेशनल इनकम है उनकी ओनरशिप उनके पास है, विच शोज़ के द सोसाइटी इज़ हाईली अनइक्वल। ओके, देन एक तो है कि हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। एक और इशू भी है कि टैक्स इवेजन इन द रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज़ आल्सो देयर अगेन। और रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के अंदर कौन ज़्यादा आपको टैक्स इवेट कर सकता है, वही जो एक उस क्लास के अंदर है कि जो पॉलिटिकल कनेक्शन भी रखता है, जो पॉलिसीज़ को भी डिवाइस करता है, जो पावर भी रखता है, तो दे कैन गो फॉर दिस टैक्स इवेजन। और हाई नेटवर्थ जो हमारे पर्सन हैं उनको ऑलमोस्ट 368 बिलियन रुपीज़ का हम जो है बेनिफिट दे रहे हैं। सो ये बर्डन कौन बियर कर रहा है? द पुअर सेगमेंट। सो अवर इकॉनमी जो ट्रिकल डाउन इकॉनमी है कि जी पुअर को आपने सप्रेस करना है, रिच को बेनिफिट देना है, डैट इज़ नॉट वर्किंग। दुनिया के अंदर कहीं ये कामयाब नहीं रही। लास्ट 40 to 50 ईयर्स उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट यही था कि ट्रिकल डाउन इकॉनमी होगी। ट्रिकल डाउन इज़ के जो रिच सेगमेंट है उसको बेनिफिट दें, वही ट्रिकल डाउन करेगा द पुअर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। लेकिन बट वी सी कि द ट्रिकल डाउन जो आपका फिनोमेना है, डैट इज़ नॉट वर्किंग इन एनी